तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज का जो हमारा पेपर 1 है, जिसकी पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। सभी स्टूडेंट्स जानते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड है, और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम के सबसे प्रभावी कारक है। हिंदी मीडियम में है ये। अगर आपको इंग्लिश का चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको इंग्लिश का भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो है सरकारी नीति, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, अभिरुचि, भौतिक सुविधाएं। तो क्वेश्चन को पहले समझना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सबसे प्रभावी कारक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग का। ठीक है, तो सरकारी नीति ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभिप्रेरणा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन हो जाता है, अभिक्षमता हो जाता है, अभिरुचि मतलब एप्टीट्यूड हो जाता है, एटीट्यूड हो जाता है, एप्टीट्यूड हो जाता है। तो ये तीनों ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ऑप्शन है आपका, तो उस ऑप्शन में यही हमें देखना है। तो बी, सी और डी, यही ऑप्शन आपका सबसे सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका अगर आपको डिस्क्रिप्शन देखना है तो देख लेते हैं। अधिगम नए कौशलों, ज्ञान को प्राप्त करना जो किसी दृष्टिकोण, निर्णय, व्यवहार को प्रभावित करता है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं, तो नोट कर लीजिए। अभिप्रेरणा है, तत्परता है, यानी कि बहुत ही तत्पर होकर आप काम करते हैं। और उसके बाद अधिगम की क्षमता, फिर शिक्षार्थी की परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी, ध्यान मतलब कंसंट्रेशन, स्वास्थ्य मतलब व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बच्चे का स्वस्थ होना जरूरी है। आकांक्षा एवं उपलब्धि मतलब आप चाहें, आपके अंदर डिजायर हो किसी चीज को सीखने की। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक हैं जो अधिगम को जो प्रभावित करते हैं वो ये है। ठीक है, अब इनसे संबंधित अगर कोई ऑप्शन होता है तो आप ध्यान में रखिए कि अगर कोई ऑप्शन में यदि ये सारे एलिमेंट्स होते हैं तो भी आप उनको ध्यान में रखते हुए चेक करेंगे। फिर है इस प्रकार से अभिप्रेरणा, अभिक्षमता सबसे सही आंसर होगा। अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित कारक है। प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया मतलब लर्निंग की जो प्रोसेस होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्या, अधिगम की प्रक्रिया, विधियां सॉरी मतलब मेथड ऑफ टीचिंग। फिर उसके बाद में अच्छा भौतिक वातावरण, किस तरीके का वातावरण आपको मिल रहा है वो। और उसके बाद में प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक आपको दिया जा रहा है, किस तरीके से आपके परिणाम को बताया जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। दो सूचियां आपको यहाँ पर दी गई हुई हैं, सूची 1 और सूची 2, दोनों को आपको सुमेलित करना है। शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक भावनात्मक कारक और शैक्षिक कारक। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, शिक्षण माध्यम का अपर्याप्त ज्ञान, कुपोषण तथा जन्मजात दोष, पुरस्कार एवं दंड और बुद्धि। इनमें आपको देखना है मैचिंग किसमें किसमें हो रही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, मैच द कॉलम वाले, और उसमें ही बच्चों को सबसे ज्यादा टाइम लगता है, टाइम मतलब जाता है ना। तो ध्यान में रखना है कैसे करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो पेपर 2 के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान में रखें। यदि आपको देखना है जिसमें आप कंफर्म हो, अगर वो ऑप्शन कहीं से मिल रहा है ना, उसको आप ध्यान में दीजिए। तो देखिए शारीरिक कारक है, तो शरीर के ऊपर क्या चीज यहाँ से आ रही, शिक्षण का माध्यम ये तो आएगा नहीं, पुरस्कार एवं दंड ये भी नहीं आएगा, बुद्धि ये भी नहीं आएगी। शारीरिक कारक में आएगा कुपोषण और जन्मजात दोष, हो सकता है कि किसी तरीके की डिसेबिलिटी हो, है ना। तो यहाँ से इसको आपको मैच कर लेना है, मतलब ए का सेकंड होगा जो आपको कंफर्म लग रहा है। तो देखिए ए का सेकंड सिर्फ इस ऑप्शन में मिल रहा है ना। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक, तो मनोवैज्ञानिक कारक किसमें आ जाता है, मनोवैज्ञानिक कारक मतलब बुद्धि, आपका इंटेलेक्चुअल जो पार्ट है उसकी बारे में बात आ जाती है, इंटेलिजेंस की बात आ जाती है। ठीक है, तो ये भी मैच कर रहा है। ठीक है, दूसरा आ जाता है सामाजिक एवं भावनात्मक कारक, और फिर आ जाता है शैक्षिक कारक। ठीक है, तो सामाजिक एवं भावनात्मक कारण मतलब अगर आपको किसी तरीके का कोई पुरस्कार मिलता है या दंड मिलता है, तो आप पुरस्कार मिलता है तो आप पूरे अपने ग्रुप में सबको बताते हैं, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दंड मिलता है तो भी आपका समाज जो है वो प्रभावित होता है। तो ये हो जाएगा पुरस्कार और दंड। और शैक्षिक कारक क्या हो जाएगा, ये शिक्षण माध्यम का अपर्याप्त ज्ञान, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ठीक है, इसको आप और डिटेल में जो मैंने दिया हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। शारीरिक कारक में शारीरिक पहलू जैसे कि जीवन में असंतुलन हो जाए, विषक्ति हो जाए, किस तरीके की आपको डिसेबिलिटी हो जाए, है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, वायरल संक्रमण हो जाए। जैसे कि मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो पूरे साल तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बाद में जब एग्जाम्स आते हैं उनके, तो एग्जाम के टाइम पे
उनको किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार आ जाता है, तो उनका पूरा करियर डूब जाता है या वो एग्जाम उनका खराब जाता है। इसका मतलब नहीं होता है कि उन्होंने साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, लेकिन उस वक्त शरीर के कारण उनकी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिससे बच्चा परेशान हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक कारक में बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस आ जाता है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी, दृष्टिकोण विजन कैसा है आपका, है ना, परसेप्शन कैसा है, रुचि यानी इंटरेस्ट, योग्यता, ठीक है, योग्यता जो है वो भी आ जाती है। मनोवैज्ञानिक कारक ये सारे बढ़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये छोटा क्यों हो रहा है। आगे बढ़ते हैं सामाजिक कारक में। तो देखिए, बच्चों के पालन पोषण की प्रथाएं, पुरस्कार एवं दंड, गतिविधियां की स्वतंत्रता। आप किसी ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पे आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाती है जाने आने की, तो आप प्रभावित होंगे, है ना। इसके बाद में खेल अध्ययन की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है नहीं है, माता पिता पढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं या नहीं रखते हैं, मानसिक या फिर फाइनेंशियल रूप से सक्षम है कि नहीं है, ये सारी चीजें वहां पर प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। शारीरिक शैक्षिक कारक में देखा जाए तो शैक्षिक कारक में जैसे दोहराव मतलब पुनरावृत्ति कराई जा रही है, बार बार फ्रीक्वेंसी से आपको पढ़ाया जा रहा है, अधिगम की निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, ठीक है, विश्राम है, सीखी जाने वाली विषय वस्तु है, जटिलता है, ये सारी चीजें आपकी शैक्षिक कारक को प्रभावित करती हैं। तो ध्यान में रखना ये सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, प्रभावी शिक्षण विधियों के बारे में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको दोनों कथनों को पढ़ना है और दोनों कथनों के बारे में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑप्शन उनको पढ़कर उनके बारे में सही अपनी राय देनी है। पहला कथन क्या है, वे शिक्षक जो अपने विषय ज्ञान में दृढ़ता से निहित हैं, स्पष्ट रूप से प्रस्तुतिकरण करते हैं, छात्रों की कठिनाइयों को आसानी से पहचान लेते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा, क्या बोला गया है, कथन है ये, वे शिक्षक जो अपने विषय के ज्ञान में दृढ़ता से निहित हैं, स्पष्ट रूप से प्रस्तुतिकरण करते हैं और छात्रों की कठिनाइयों को आसानी से पहचान लेते हैं। प्रभावी शिक्षक अपने छात्रों के प्रश्नों को हल कर भी सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों ही कथन मुझे तो सही लग रहे हैं, तो कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 दोनों ही सही होंगे। ठीक है, और भी डिटेल देख लीजिए। कथन 1 क्या है, तो कथन 1 को एक डिस्क्रिप्ट करें, अगर हम एलिबरेट करें तो बताया जा रहा है जो शिक्षक अपने विषय में अभिज्ञ है मतलब जानकार है, वो अच्छी प्रस्तुतियां देते हैं, अपने शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए चुनौतियों के रूप में जागरूक होते हैं, उत्कृष्ट शिक्षक होते हैं, अपने प्रयोग अनुप्रयोग उन्मुख होते हैं मतलब एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, अच्छे से समझाते हैं। तो ये सारी ही बातें हैं जो कि इसको जस्टिफाई करती हैं। आपका जो कथन 1 है वो सही है। दूसरा ये है कि प्रभावी शिक्षक अपने छात्रों के प्रश्नों को भी हल करते हैं। प्रभावी शिक्षक जो है वो छात्रों को उनकी जो भी डाउट्स होते हैं उनको सही से बताता है और स्पष्टता रखता है, क्लियरिटी होती है उसके कॉन्सेप्ट्स में, निर्भीत होता है, अपनी दृष्टि अच्छे से रखता है ना। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर सही होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम किस शिक्षण विधि में, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा, किस शिक्षण विधि में छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में अधिगम के एक सामान्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए छोटे छोटे समूहों में विभाजित करते हैं। देखिए, आपको मैंने शिक्षण विधि का एक पूरा बहुत अच्छे से सेशन बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। टीचिंग मेथड वाला जो हमारा सेशन है उसको देखिएगा, आपको सारी टीचिंग मेथड समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है कि शिक्षण विधि में छात्र जो है वो शिक्षक को मार्गदर्शन अधिगम के एक सामान्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए छोटे छोटे समूह में बांटता है। शिक्षक केंद्रित नहीं, ये नहीं होगा, स्वनिर्देशित ये भी नहीं होगा, विभेदित नहीं होगा। जहां पर आ जाता है सहयोगात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सहयोगात्मक। ठीक है, तो देखिए सहयोगात्मक एक अधिगम शिक्षण शैली है जिसमें कि शिक्षक द्वारा निर्देशित सामान्य अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे समूहों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है, स्वनिर्देशित अधिगम, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, वह अधिगम जिसमें छात्र अधिगम की परियोजना, अवधारणा, योजना, निष्पादन, मूल्यांकन निर्देशित करता है। विभेदित में क्या हो जाता है, इसका नाम याद कर लीजिएगा, केरल और टॉमलिसन के अनुसार विभेदित अधिगम यह सुनिश्चित करने के लिए की प्रक्रिया होती है कि छात्र क्या सीखा है, कैसे सीखता है, वह कैसे प्रदर्शित उसका मतलब जो भी उसने सीखा है वो कैसे प्रदर्शित करता है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित में क्या हो जाता है, ये पारंपरिक शिक्षक प्रणाली है जो कि हम सभी जानते हैं कि टीचर ने जो पढ़ा दिया स्टूडेंट्स को वो पढ़ना होता है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताएं हैं? कौन सी शिक्षार्थियों की विशेषताएं जो कि एक अडल्ट होने में होना चाहिए? सरल, समझने योग्य और प्रयोज्य होना, तथ्यों को याद करने विश्वास करना, अंतर्मुखी अहम केंद्रित होना, तर्क संगत रूप से कार्य करने की क्षमता लेना, और स्वायत्त व स्वनिर्देशित होना। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है वयस्क। वयस्क का मतलब होता है एडल्ट। छोटा बच्चा किस तरीके से सीखता है वो अलग बात होती है। बड़ा बच्चा मतलब जो कि पढ़ा लिखा समझदार हो गया, लिखना पढ़ना वो अच्छे से सीखने लगा है, चीजों को भी समझने लगता है, मूर्त अमूर्त सारी चीजें वो समझने लगता है, वो स्टूडेंट कैसे समझता है? तो सरल और समझने योग्य प्रयोज्य होता है, तथ्यों को याद रखने विश्वास रखता है, तो याद नहीं रखेगा वो क्या करेगा? समझने की कोशिश करेगा चीजों को। अंतर्मुखी अहम केंद्रित होने की भी कोई जरूरत उसको नहीं है। तर्क संगत होगा, तर्क रूप से समझने की कोशिश करेगा, लॉजिकली समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो और स्वायत्त व स्वनिर्देशित होगा, उसके पास में खुद को डायरेक्ट करने की क्षमता भी आ जाएगी। तो आई थिंक इसका ऑप्शन होगा ए, डी और ई। कंफर्म हम कर लेते हैं, ए, डी और ई ही सही आंसर होना चाहिए। हाँ, ठीक है, यही है इसका सही आंसर, जिसमें हम देखेंगे कि स्वनिर्देशित होगा, सरल और समझने योग्य होगा, तर्क संगत होगा, और ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपको बहुत डिटेल में समझ लेना चाहिए। वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताएं: समझदार होते हैं, सरल होते हैं, बोधगम्य होते हैं, आत्मनियंत्रित होते हैं, संयम सक्षम होते हैं, स्वयं को अधिक महत्व, सार्वजनिक रूप से उद्देश्य समर्पित होते हैं, ना केवल सुख बल्कि हानि, खतरे और पीड़ा को भी संतुलित रूप से देखते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक वयस्क का सीखने का तरीका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षार्थी किस स्तर के शिक्षण में शैक्षिक संरचना के अंतर्गत अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को पाने की कोशिश करते हैं? स्मृति स्तर पर, बोध स्तर पर, चिंतनशील स्तर पर, और स्वायत्त विकास के स्तर पर। शिक्षार्थी किस स्तर पर शिक्षण में शैक्षिक संरचना के अंतर्गत अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को पाने की कोशिश करते हैं? स्मृति स्तर पर, बौद्ध स्तर पर, चिंतनशील स्तर पर, या फिर स्वायत्त स्तर पर? आई थिंक ये इसका आंसर होगा बौद्ध स्तर पर। जी हाँ, बौद्धिक स्तर पर बच्चा अपनी जिज्ञासाओं को सही करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जान लेना चाहिए, मॉरिस एल बिग्गी के अनुसार जो है वो है 1976 में उन्होंने स्वायत्त विकास के शीर्षक पर एक नया स्तर बनाया था। ठीक है, और इसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि स्वायत्त विकास के चरण केंद्रित हैं। एक प्रकार की नकारात्मकता जो भी है वो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है, स्मृति स्तर, 3 प्रकार के स्तर बताए गए हैं। स्मृति मतलब मेमोरी लेवल पर, बोध स्तर पर, और चिंतनशील स्तर पर। इसको बहुत डिटेल में हमने अध्ययन किया था, उसको आप जरूर देखिएगा कि मेमोरी अंडरस्टैंडिंग के जो लेवल्स हैं वो कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण के किस स्तर पर मुख्य ध्यान विचारों को याद रखने की बजाय उनके बीच में संबंध समझने में होता है? देखिए, आप याद रखें, कब याद रखते हैं? आप बहुत छोटे होते हैं जब, तो आप चीजों को याद रखते हैं, लेकिन जब आप चिंतनशील लेवल पर आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने जो आपकी बुद्धिमत्ता आ गई उसके स्तर पे आप सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं, संबंध बनाने लगते हैं। इसका आंसर भी बौद्ध स्तर ही होगा। ठीक है, बौद्ध स्तर के रूप में ही होता है। तो यहाँ पे मॉरिस एल विग्गी के अनुसार जो तीनों स्तर हैं, स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर, चिंतनशील स्तरों में विभाजित किया है। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन इनसे संबंधित भी अगर आता है तो आपसे बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो कि है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में व्यवहार उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सम्मिलित है? पहचानना, बोधगम्यता, अनुप्रयोग, विषय वस्तु को छोटे भागों में तोड़ना, मूल्यांकन करना। संज्ञानात्मक मतलब क्या होता है? बौद्धिक स्तर पर। ठीक है, तो बौद्धिक स्तर पर व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सम्मिलित है? पहचानना, बोधगम्यता, अनुप्रयोग करना, छोटे छोटे भागों में तोड़ना, या मूल्यांकन करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए, ये सारी ही सही चीजें हैं। ए भी सही है,
डी भी सही है, अनुप्रयोग करना, छोटे छोटे, मतलब ये पूरे क्रम में ही लिखे हुए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ABCDE। ठीक है, चलिए इसमें आपने ये डेटा एडगर टेल का ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार जो हमने समझा था वो पढ़ा था। पहले नंबर पे क्या आता है? ज्ञान, फिर आता है बोधगम्यता, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर आकलन। ठीक है, एडगर डेल के क्वेश्चन जो कौन है इससे संबंधित भी काफी सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इसके बहुत डिटेल में आपको जानकारी ले लेनी चाहिए, है ना। तो इसको बहुत डिटेल में अध्ययन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, इसमें आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। दो सूचियां आपको दी गई हैं, पहली फर्स्ट और फिर दूसरी है सेकंड। अब देखिए ये बहुत ही नया मुझे प्रश्न समझ आया, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले मुझे मतलब बहुत कम नजर आए हैं क्वेश्चन, है ना। अब ये व्हाइट हैट, रेड हैट, ब्लैक हैट और ग्रीन हैट, ये क्या है, इनको हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इनको ऐसा करते हैं, हम जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो व्हाइट हेड क्या होता है? व्हाइट हेड सूचना के संग्रह को दर्शाता है, विचार प्रक्रिया, डेटा को एकत्रित करना, आंकड़े, सूचना की आवश्यकता, अंतराल। और ये व्हाइट हेड रेड हेड का पूर्ण प्रतिपक्ष है। फिर आता है रेड हेड, भावनाएं, अंतर्ज्ञान, भावनाएं और सभी प्रकार के विचार के अंग हैं। रेड हैट समूह को सभी को बिना कोई कारण बताए अपने विचारों को संप्रेषित करने की अनुमति देता है। ब्लैक हैट होता है जो व्यक्ति आलोचनात्मक दृष्टि से सोचता है, उसे ब्लैक हैट पर। और अब हम ग्रीन हेड देख लेते हैं। तो ग्रीन हेड क्या है? ग्रीन हेड नए विचारों, रचनात्मकताओं और वैकल्पिक समाधानों का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रीन हैट रचनात्मक चिंतन को दर्शाता है, यानी कि ये जो बात कही गई है, ये हैट इंसान के जो चिंतनशीलता है, उसके सोचने समझने का जो ढंग है, उसके बारे में बात कही गई है ना। तो व्हाइट हैट क्या बताता है? मतलब डेटा को एकत्रित करने वाला। दूसरा जो रेड हैट है वो क्या बताता है? अंतर्ज्ञान के बारे में बात करता है। ब्लैक हैट वो बताता है कि जो आमतौर पर खतरों की बातें मतलब समझ लेता है, आलोचनात्मक दृष्टि से सोचता है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो लोग जो कि चीजों को आलोचनात्मक दृष्टि से भी सोच पाते हैं, है ना। और ग्रीन हेड क्या हो जाता है? जो नए नए विचारों को समझता है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्या है ना। तो व्हाइट हेड के बारे में क्या बात कही गई है? निर्णय, विचार, तार्किक, निषेधात्मक, संख्याएं। तो निषेधात्मक तो किसमें था? ब्लैक हेड में था। ठीक है, रेड हेड में क्या था? व्हाइट हेड में क्या था? आंकड़ों की सूचनाओं को एकत्रित करना। ठीक है, अंतर्ज्ञान और भावनाएं किसमें थी? और ग्रीन में क्या था आपका? रचनात्मकता। ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका यही सही होगा, ए का सेकेंड। ठीक है, और बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फ्लेमिंग का अधिगम VARK VARK मॉडल एक बहुत ही सामान्य रूप से स्वीकृत मॉडल है, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, VARK मॉडल, इसके बारे में भी हमने बहुत कम सुना है, तो हम इसको पहले समझ लेते हैं क्या है ये। VARK जो मॉडल है उसके अनुसार क्या है? V से आ जाता है विजुअल, मतलब देखना, है ना। और उसके बाद में A से आ जाता है ऑडियो, मतलब सुनना। R से आ जाता है रीडिंग, मतलब कि पढ़ना, लिखना, है ना। और K से आ जाता है काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब हो जाता है काइनेमेटिक, मतलब कि हो जाता है गत्यात्मक स्थिति, है ना। तो पहले आ जाएगा कि आप देखें किसी चीज को, ऑडियो विजुअली देखें, फिर ऑडियली सुने, फिर लिखें उसको, और उसके बाद में अपनी मोटर एक्टिविटी से उसको संचालित करें। ठीक है ना। तो ये हो जाता है VARK मॉडल, फ्लेमिंग ने दिया था, और 1987 में ये दिया था। वस्तु सूची के अनुसार उन्होंने ये बात करी थी, नील फ्लेमिंग ने, है ना। तो इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। वस्तु सूची के प्रस्तुत की, जिसमें कि छात्रों और उनके व्यक्तिगत अधिगम की प्राथमिकताओं के बारे में अधिक जानने में मदद करने के लिए बनाया था। ठीक है,
तो ये था, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जा रहा है, क्वेश्चन का सही ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि दृश्य, फिर ऑडियो, फिर लिखना और फिर पढ़ना, तो विजुअली फिर आ जाता है ये, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स। विजुअली फिर आ जाता है, नहीं नहीं ये नहीं आएगा, सेकेंड आएगा, सॉरी ये गलत हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आ, हाँ, दृश्य, श्रवण, पढ़ना लिखना और शारीरिक गतिविधि, यानी फर्स्ट ही सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को देखना है और उसके बाद उनको सॉल्व करना है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन, आई होप आपके लिए बेनिफिट रहा होगा इनसे। और इसी तरीके के हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे, पूरी 10 यूनिट के हम क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारे साथ जुड़ें और इस तरीके के और क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगर पेपर 2 एजुकेशन है तो उसकी भी हमारे क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसे भी आप ज्वाइन करें। पेपर 1 तो सभी के लिए कॉमन है ही। तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एजुकेशन की बात करेंगे। तो जल्द से जल्द जाइए, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए दूसरों से शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।